हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दिस इज विकास गोयल। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। ठीक है। अच्छा, चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 2, फेडरलिज्म, क्लास 10th सिविक्स। ठीक है। इसकी 2 वीडियो हो चुकी हैं, ये हमारी 3rd वीडियो है। ठीक है। लास्ट की वीडियो में हमने देखा था व्हाट इज फेडरलिज्म, कि फेडरलिज्म एक टॉपिक था पूरा, व्हाट इज फेडरलिज्म, उसका मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो हम वो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। अच्छा, इस टॉपिक में मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ने क्या वाले हैं। देखो, इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाती हैं। भाई हमको ये जानना पड़ेगा ना। मैंने आपको ये बोला कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, मैंने आपको बोला, लेकिन क्यों है वो, रीजन तो बताओ। वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती हैं, वो हमको आज पढ़ना पड़ेगा, उसका रीजन पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा आज, मैं आपको उसका आज प्रूफ दूंगा कि ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से हम ये मांग के चल रहे हैं कि इंडिया क्या कौन सी कंट्री है, एक फेडरल कंट्री है। अच्छा, आप फिर मुझसे क्वेश्चन पूछोगे, आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सर हो सकता है कि इंडिया के संविधान में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा हुआ हो कहीं पे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, तभी हम क्या मांग के चल रहे हैं, उसको एक फेडरल कंट्री मांग के चल रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया के संविधान में कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ है ही नहीं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। हाँ, कहीं पे भी फेडरेशन वर्ड का यूज है ही नहीं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं नहीं लिखा हुआ। फिर भी हम क्या मानते हैं, इंडिया को फेडरल कंट्री मानते हैं। अब देखो कितनी मजे वाली बात है ना। अब क्यों मानते हैं उसको ही आपको जानना है, यहाँ पे उसी रीजन को जानना है। उसी रीजन को मैं आपको बताऊंगा आज, मैं साबित करके दिखाऊंगा आज कि इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है। ठीक है, तो देखते हैं। अब थोड़ा इसको पढ़ते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है? इंडिया हैड इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट नेशन इन 1947। आपको ये तो पता ही है कि इंडिया कब आजाद हुआ था? 1947 में। ठीक है, सिंपल सी बात है। सेवरल प्रिंसली स्टेट्स बिकम ए पार्ट ऑफ नेशन। अच्छा, क्या हुआ था कि जब इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा था ना, तो उस समय क्या थे, छोटे छोटे राज्य थे जिनके ऊपर प्रिंसेस थे, मतलब राजा का अधिकार था, प्रिंसेस का अधिकार था। ठीक है। अब वो क्या था, अंग्रेजों ने एक बात बोली थी इन स्टेट्स को कि या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाओ या भारत में शामिल हो जाओ। तो क्या हुआ था उस टाइम, मोस्टली स्टेट्स कहां पे चले गए थे? भारत के पास आ गए थे, भारत में शामिल हो गए थे। अब ऐसा क्यों हुआ था, पाकिस्तान में क्यों नहीं गए? तो इसमें सबसे बड़ा योगदान था बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल का। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनको। उन्होंने क्या कर लिया, सभी राज्यों को धीरे धीरे इंडिया में शामिल कर लिया। आप हिस्ट्री जाके पढ़ लेना एक बार, ठीक है, अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? इट डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन। क्या लिखा हुआ है कि संविधान में, संविधान की बात चल रही है, संविधान में कहीं पे भी फेडरेशन वर्ड का यूज है ही नहीं। कहीं नहीं लिखा हुआ कि इंडिया एक फेडरेशन एक फेडरल कंट्री है, कहीं नहीं लिखा हुआ ऐसा। वर्ड का यूज ही नहीं किया फेडरेशन वर्ड का, कहीं पे भी नहीं है। फिर हम क्या मांग के चल रहे हैं, इंडिया को एक फेडरल कंट्री मांग के चल रहे हैं, है ना मजे वाली बात। ठीक है। अच्छा, क्यों मांग के चल रहे हैं? वो इसलिए मांग के चल रहे हैं बिकॉज द इंडियन यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। मतलब जो इंडिया है ना, वो किसके ऊपर काम कर रही है? वो फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे काम करती है। किसके प्रिंसिपल पे काम करती है? फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पे काम करती है। इसलिए हम क्या मानते हैं, इंडिया को एक फेडरल कंट्री मानते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। क्या आपको क्या चेक करना है? की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, कि कोई कंट्री फेडरलिज्म के फीचर्स को सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही। एक चीज बताओ सिंपल सा, अगर कोई कंट्री फेडरलिज्म के 7 फीचर्स को सेटिस्फाई करती है, तो क्या मैं उस कंट्री को फेडरल कंट्री बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हो, इसमें क्या दिक्कत है? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए चीज बताइए, अगर मैं आपको बोलूं कि कोई मोबाइल फोन स्मार्टफोन है, आप कैसे पता करोगे? आप कोई मोबाइल फोन का स्मार्टफोन कब बोलोगे? अगर उसमें ये फीचर्स होंगे स्मार्टफोन के, तो मैं उस मोबाइल फोन को क्या बोलूंगा? स्मार्टफोन बोल दूंगा। तो सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर कोई कंट्री फेडरलिज्म के 7 फीचर्स को सेटिस्फाई कर रही है, तो मैं उस कंट्री को इजीली क्या बोल दूंगा? फेडरल कंट्री है। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि हाउ टू आइडेंटिफाई दैट विच कंट्री इज फेडरल कंट्री। तो चेक 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो आप इसमें क्या कर लीजिए, फेडरलिज्म के 7 फीचर चेक कर लीजिए, तो इजीली आपको पता चल जाएगा कि वो कंट्री फेडरल कंट्री है या नहीं है। अच्छा, जब हमने चेक किया कि इंडिया क्या इन सभी फीचर्स को सेटिस्फाई कर रही है, तो बिल्कुल कर रही है। तो देखो लिखा हुआ है, इंडिया इज फेडरल कंट्री बिकॉज इंडिया सेटिस्फाई ऑल द फीचर्स। इंडिया फेडरलिज्म के सभी फीचर्स को सेटिस्फाई करती है, इसलिए हम क्या बोल के चल रहे हैं? इंडिया को फेडरल कंट्री बोल के चल रहे हैं। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, बस वो फीचर्स को सेटिस्फाई करती है, इसलिए हम मांग के चल रहे हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अच्छा सर, आप में से क्वेश्चन पूछोगे आप, सर ये तो आप बोल रहे हो केवल कि इंडिया सभी फीचर्स को सेटिस्फाई कर रही है, इसका मुझे साबित तो करके दिखाओ, इसका कोई प्रूफ तो दो हमको, इसको साबित करके दिखाओ। तो मैं आपको भी साबित करके दिखाऊंगा कि कैसे इंडिया इन सभी फीचर्स को सेटिस्फाई कर रही है, तभी आप मेरी बात का विश्वास करना, अदरवाइज मेरी बात का विश्वास
मत करना, ठीक है ना। तो मैं आपको अब साबित करके दिखा रहा हूं एक एक करके, ठीक है ना, कि कैसे इंडिया सभी 7 फीचर्स को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको साबित करके दिखा रहा हूं एक एक करके कि कैसे इंडिया फेडरलिज्म के 7 फीचर्स को सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, ठीक है। अच्छा, कुछ 5-6 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम समझेंगे कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है या नहीं है, मतलब इंडिया उन सभी फेडरलिज्म के फीचर्स को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैंने पहले 2 पॉइंट्स लिए हैं, फिर अपन 3-4 पॉइंट्स और लेंगे, ठीक है। अच्छा देखो, पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर ए 2-tier सिस्टम। अच्छा ये क्या बोला हुआ बताइए, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है, भारत के संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि वहां पे क्या है, भारत में 2 tier सिस्टम होगा, मतलब 2 तरह के लेवल्स होंगे, 2 लेवल सिस्टम, एक तो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। बताइए ये क्या हो गया, बताइए पहला फीचर हो गया ना। आपको अगर याद हो तो आप इससे आप कनेक्ट कर लो, अब रिलेट कर लो। आपका पहला फीचर क्या था बताइए फेडरलिज्म का, कि कम से कम 2 लेवल होनी चाहिए। तो भारत के संविधान में साफ साफ क्या लिखा हुआ है कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट होगी ना उसके 2 लेवल्स होंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। समझ में आ गया, सेंट्रल को क्या बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट को क्या बोलते हैं रीजनल गवर्नमेंट। तो पहला फीचर सेटिस्फाई हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा आगे लिखा हुआ है लेटर ए 3rd tier ऑफ फेडरलिज्म वाज एडेड कॉल्ड पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। अच्छा क्या हुआ, बाद में एक चीज की रिक्वायरमेंट और पड़ी इंडिया में, किसकी, कि एक 3rd tier की, एक 3rd गवर्नमेंट की, जिसको हम क्या बोलते हैं पंचायत या फिर म्युनिसिपैलिटी, जैसे नगर पालिका हो गया, नगर निगम हो गया, इन सबकी। तो पहले तो केवल 2 ही थे, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, बाद में एक को बना दिया गया, कौन सा, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत। तो अब 3 लेवल है बेसिकली इंडिया में, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या है, पहला फीचर तो क्या हो गया इंडिया का सेटिस्फाई हो गया, किसका, फेडरलिज्म का, कि 2 और 2 से ज्यादा क्या होते हैं, लेवल्स होते हैं। दूसरा क्या बताइए, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंट्रल। अच्छा ये सीजी क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एसजी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट। सीजी एंड एसजी इट कंटेन्स 3 लीड्स। कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कौन कौन सी पावर है। देखो ये वो लिखा हुआ है कि द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली प्रोवाइडेड ए 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, लिखा हुआ है ना। मतलब क्या हुआ, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है। अब कौन कौन सी पावर है वो देखो, हुआ क्या, बेसिकली पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए 3 लिस्ट बना दी। कितनी लिस्ट बना दी, 3 लिस्ट, 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन सी बताइए, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट क्या बताइए, जैसे कि आपको नाम से लग रहा है, यूनियन लिस्ट वो लिस्ट है जिसमें सारे के सारे पावर्स किससे रिलेट करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से। मतलब ये वो इश्यूज हैं जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट का इस पे कोई काम ही नहीं है। समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से, एक चीज बताइए, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से इश्यूज सोल्व करती है जो पूरी कंट्री से रिलेट करते हैं, बताया था मैंने आपको। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कौन सा, डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी। तो इन सब पे काम कौन करेगी बताइए, साफ साफ लिखा हुआ है इंडिया के संविधान में, इंडिया के संविधान के यूनियन लिस्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जो इश्यूज है ना उस पे काम कौन करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। स्टेट लिस्ट बनी हुई है भारत के संविधान में, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन इश्यूज पे कौन काम करेगी, वो उस राज्य की सरकार काम करेगी, स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कौन कौन से इश्यूज है, पुलिस, उस राज्य की पुलिस, ट्रेड, उस राज्य का जो ट्रेड है, लोकल ट्रेड मतलब एग्रीकल्चर, इस पे काम कौन करेगा बताइए, उस राज्य की सरकार करेगी, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। समझ में आ गया। मतलब इस पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, इस पे केवल स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, और तीसरी कौन सी है, कॉन्करेंट। ये आपके दोनों कॉमन है, म्यूचुअल है बेसिकली, मतलब इसे दोनों काम करेंगे। ये वो लिस्ट है, इसमें वो इश्यूज हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करेगी और स्टेट गवर्नमेंट भी काम करेगी। चेक कर लीजिए, सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द सीजी एज वेल एज एसजी। समझ में आ गया। अच्छा एग्जांपल के लिए एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन। अब मैरिज का जो रूल्स है सेंट्रल गवर्नमेंट भी बनाएगी और स्टेट गवर्नमेंट भी बनाएगी। समझ में आ गया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, सर दोनों के लॉज में हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, दोनों के रूल्स में कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग रूल बनाया है, स्टेट गवर्नमेंट ने अलग रूल बनाया है, तो फिर क्या होगा, तो फिर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी। किसकी चलेगी बताइए, तो फिर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट चलेगी। क्यों, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है। मैंने बताया था आपको कि इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कम पावर है। समझ में आ गया। तो इसलिए यहाँ पे किसकी चलेगी, एट द एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की चलेगी, इस तरीके से, ठीक है। अब आप एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, सर लोकल गवर्नमेंट्स जो पंचायत है, म्युनिसिपैलिटीज हैं,
इसके पावर कहाँ लिखी हुई है? इसके पावर कहीं पे भी नहीं लिखी हुई है अभी, मतलब इसमें तो नहीं है। इन तीनों लिस्ट में किसकी पावर लिखी हुई है? स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की, ध्यान रखना। अच्छा, अब आप पूछोगे सर जैसे अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे इश्यूज भी होते हैं जो बाद में आए हमारे पास। जैसे संविधान तो कब बना था बताइए? 1947 के आसपास बना था, 1948 1949। तो उसमें उस टाइम में आज के टाइम में तो बहुत डिफरेंस आ गया ना। तो आज ऐसे काफी इश्यूज, ऐसे काफी फील्ड डेवलप हो चुके हैं जो उस टाइम नहीं थे, और उस टाइम को पता भी नहीं होगा संविधान बनाने वाले को कि आगे ये प्रॉब्लम आने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो उनको क्या पता उस टाइम के लोगों को कि आगे जाकर के एआई आने वाला है? नहीं पता था ना। तो एआई क्या है? एक इशू है, एक फील्ड है, अलग फील्ड है। तो उस पर डिसीजन कौन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट लेगी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी? बताइए मुझे। ऐसे सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया, उनको क्या पता उस टाइम पे कि सोशल मीडिया आने वाला है? उनको क्या पता? नहीं पता था। तो अब मुझे ये बताइए कि अब इन टॉपिक्स पे डिसीजन कौन लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? तो इन टॉपिक्स पे डिसीजन लेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये टॉपिक कहीं पे भी संविधान में लिखे हुए नहीं है। क्यों नहीं लिखे हुए हैं? क्योंकि इस टाइम उनको पता ही नहीं था ये चीजें, ये सब चीजें उस टाइम थी नहीं। तो एआई हो गया, आपका सोशल मीडिया हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए टिकटॉक था, टिकटॉक को किसने बैन किया इंडिया में? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, इन पे जो भी रूल्स बनाने हैं सोशल मीडिया एप्स पे, वो सब कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कब बैन करना है, बैन नहीं करना है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है। ठीक है, आपकी बुक में एग्जांपल लिखा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का। तो जो चीज संविधान में लिखी हुई नहीं है ना, उस पर डिसीजन कौन लेगा बताइए? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। ये सिंपल सी बात है आपकी। ओके, अच्छा बताइए, अब ये वाला फीचर क्या कर रहा है बताइए? ये वाला, ये चीज क्या कर रही है बताइए? ये सेकंड और थर्ड फीचर को सेटिस्फाई कर रही है। अब चेक कीजिए, आप फेडरलिज्म की सेकंड और थर्ड फीचर को याद कीजिए, याद कीजिए। सेकंड फीचर में क्या लिखा हुआ था बताइए? कि इंडिया के पास अलग अलग पावर है, मतलब इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग अलग पावर है, और वो जो पावर है वो किस में मेंशन है? वो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। समझ में आ गया? तो वही चीज तो देखो साफ साफ है ना भाई, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें पावर मेंशन है, लिखा हुआ है साफ साफ कि इस लिस्ट में ये पावर है, इस लिस्ट में ये पावर है, ये सारी चीजें ऐड की हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। समझा गया? और सबकी पावर क्या है? अलग अलग है। स्टेट की ये पावर है, सेंटर की ये पावर है। तो बताइए, क्या ये इंडिया फेडरलिज्म की सेकंड और थर्ड फीचर को सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। पावर भी अलग अलग है और मेंशन भी है ऑलरेडी संविधान में। इस तरह से तो हमने क्या देखा बेसिकली कि तीन फीचर तो हमने क्या कर दिए? सेटिस्फाई कर दिए अभी तक। समझ में आ गया? अब हम तीन चार पॉइंट और देखने वाले हैं, जिसके थ्रू मैं आपको और चीज बताऊंगा, और बताऊंगा कि कैसे इंडिया एक फेडरल कंट्री है। ठीक है, वो तीन चार पॉइंट्स और हैं, दो तो हमने देख लिए बेसिकली। ठीक है, तो दोस्तों अब हम कुछ और पॉइंट्स देखने वाले हैं, जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। देखो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? थर्ड पॉइंट। दो पॉइंट हम देख चुके हैं, तो थर्ड पॉइंट क्या है? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, फेडरेशन। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि दो तरह के वो क्या होते हैं? फेडरलिज्म होते हैं, टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म में, लास्ट वीडियो में। एक तो कमिंग टुगेदर फेडरेशन और दूसरा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अच्छा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में मैंने आपको बताया था कि अलग अलग स्टेट्स के पास क्या होती है? अलग अलग पावर होती है, किसी के पास कम होती है, किसी के पास ज्यादा होती है, और किसी स्टेट के पास क्या होते हैं? स्पेशल पावर्स होते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे इंडिया में भी है। एक चीज बताइए, क्या लिखा हुआ है? ऑल स्टेट्स इन इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर। इंडिया में काफी सारे स्टेट्स हैं जिनके पास क्या नहीं है? इक्वल पावर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आसाम, नागालैंड, मिजोरम एक्सेट्रा ईटीसी एंजॉय स्पेशल पावर, यानी कि आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सब ऐसे स्टेट्स हैं जिनके पास क्या बताइए? कुछ स्पेशल पावर्स है, और राज्यों से कुछ अलग पावर है, कुछ स्पेशल पावर्स है। अच्छा, किसके अकॉर्डिंग? अंडर आर्टिकल 370, मतलब संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 में इनको अलग से क्या दी गई है? पावर दी गई है। अच्छा, कौन कौन से पावर अलग से दी गई है? जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इश्यूज लाइक प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स। एक चीज बताइए, एक्चुअली क्या हुआ बेसिकली, आपको पता है कि आसाम हो गया, आसाम बोल दिया सॉरी आसाम हो गया, ये क्या हो गया अपना मिजोरम, ये सब चीजें क्या है? वहां का जो पूरा कल्चर अलग है, वहां की लैंग्वेज अलग है, वहां के आपके लोग अलग हैं, वहां के कल्चर अलग है, मतलब सब कुछ अलग है वहां पे। आपको पता है ना, रिलीजन अलग है, सब कुछ। तो मुझे एक चीज बताइए, वहां पे तो वहां पे क्या होती है? वहां के लोगों को डर लगता है कि जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं ना, नॉर्थ और साउथ के, वो वहां पे जाकर के क्या ना कर ले, उनकी चीजों को क्या ना कर ले, हक ना जमा ले वहां पे जाकर के, बोले वो अनसेफ फील करते हैं। तो उनको सेफ्टी फील कराने के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए क्या कर दिया गया? उनको स्पेशल पावर दे दी गई वहां के लोगों को, कि क्या दे दी गई? जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स। उनको बोल दिया गया कि आपकी जो लैंड, जो आपकी जो जमीन है ना वहां की, वो आपकी है। मतलब कोई बंदा बाहर से आकर के, कोई यूपी वाला बंदा, कोई राजस्थान वाला बंदा आपके यहाँ पर पे
लैंड परचेज नहीं कर सकता। केवल वही बंदा वहां पे लैंड परचेज कर सकता है जो वहां पे रह रहा है, जो आसाम में रह रहा है वहीं पे वो बंदा लैंड परचेज कर सकता है। यूपी वाला बंदा कोई लैंड परचेज नहीं कर सकता। तो इस तरह से कुछ प्रोटेक्शन दे दिए गए, बेसिकली स्पेशल पावर दे दी गई, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। जैसे मेरा यूपी में जैसे मैं राजस्थान का हूँ, तो क्या मैं यूपी में परचेज कर सकता हूँ जमीन? बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन आसाम में नहीं कर सकता, इस तरह से, ठीक है ना। अगला कौन सा बताइए। तो अब मुझे बताइए, क्या ये वाला जो फीचर है, क्या क्या इससे हमको पता चल रहा है कि क्या इंडिया फेडरल कंट्री है? बिल्कुल है। इससे हमको ये पता चल रहा है कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो फीचर है वो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की फीचर को सेटिस्फाई कर रहा है। भाई इस फीचर से क्या पता चल रहा है आपको कि इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, तो इसका हम क्या बोल सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताइए, यूनियन टेरिटरी। अच्छा, यूनियन टेरिटरी क्या होती है? सुनो, यूनियन टेरिटरी, आपको ये तो पता होगा कि इंडिया में टोटल 28 स्टेट्स है। स्टेट्स कितने हैं बताइए? 28। और यूएन कितने हैं? यूनियन टेरिटरी वह 8। कितने हैं? 8। 28 स्टेट्स तो आपको पता ही है, जैसे बिहार हो गया, यूपी, एमपी, राजस्थान, इस तरीके से, ठीक है। यूनियन टेरिटरी क्या होती है? जैसे दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, ये सब क्या है बताइए आपकी? यूनियन टेरिटरी। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? भाई स्टेट्स तो क्या होते हैं बताइए? स्टेट्स तो स्टेट के कंट्रोल में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट्स की, जैसे बिहार की अपनी गवर्नमेंट है तो वो बिहार को संभालती है, राजस्थान की अपनी गवर्नमेंट है तो राजस्थान को संभालती है। लेकिन बात करते हैं यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी स्टेट्स नहीं होते, यूनियन टेरिटरी अलग होते हैं। मतलब यूनियन टेरिटरी वो प्लेसेस होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं। जो क्या होते हैं? बहुत छोटे होते हैं, जिनको हम क्या नहीं कर सकते? अलग से स्टेट नहीं बना सकते। जिनको हम क्या नहीं कर सकते? अलग से स्टेट का दर्जा नहीं दे सकते, और किसी दूसरे स्टेट में उसको मर्ज भी नहीं कर सकते। देखो दोनों चीज है। मतलब वो प्लेस जिसको अपन अलग से स्टेट का दर्जा भी नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि बहुत छोटे हैं। अच्छा, उनको हम दूसरे स्टेट में मर्ज भी नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूं कि अंडमान निकोबार है, अब अंडमान निकोबार को हम एक अलग से स्टेट भी नहीं बना सकते क्योंकि बहुत छोटा है। दूसरा, हम उसको जैसे अदर जो स्टेट है, बिहार, एमपी, राजस्थान, उसमें हम उसको मर्ज भी नहीं कर सकते। तो अब ऐसे प्लेसेस का क्या करें? तो ऐसे प्लेसेस को हमने बोल दिया यूनियन टेरिटरी। तो वो क्या होते हैं बेसिकली? ऐसे प्लेसेस सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। ऐसे प्लेसेस को सेंट्रल गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है, उसको क्या बोल देती है? वो यूनियन टेरिटरी बोल देती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या लिखा मैंने, देखो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, टू स्मॉल टू बिकम एन इंडिपेंडेंट स्टेट्स बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद द एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। तो जिसको हम स्टेट भी नहीं बना सकते और किसके साथ मर्ज भी नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए दिल्ली, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, 8 होते हैं टोटल। आप मुझे सर्च करके बताना, कमेंट में लिखना कि 5 कौन कौन से और आपके यूनियन टेरिटरी हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपके क्या हो गए? यूनियन टेरिटरी। इनका कंट्रोल किसके पास होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है, ओके। अच्छा, बात करते हैं अगला, पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग वाला आपको पता है कि पावर को शेयर करना, कि हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी किसके पास? कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास। अच्छा, पावर शेयरिंग क्या होती है बताइए? फेडरलिज्म का बेसिक स्ट्रक्चर है, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो, कि हम क्या कर रहे हैं? पावर को शेयर कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में। अब एक चीज बताइए, क्या हम इस पावर शेयरिंग के जो पावर है, क्या हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं? एक चीज बताइए, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है उसको मैं ले लूं, क्या उसको इजीली चेंज कर सकती है? क्या वो उसको इजीली ले सकती है? नहीं कर सकती। मतलब कोई भी बंदा संविधान में लिखी हुई चीजों को, संविधान में लिखे हुए रूल्स को इजीली चेंज नहीं कर सकता। तो ये पॉइंट वही तो बोल रहा है। क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे, इट इज द पावर शेयरिंग के बारे में बोल रहा है कि इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर बिटवीन सीजी एंड एसजी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पावर शेयरिंग है ना, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक कंसेप्ट है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमें जो पावर शेयर किया ना सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में, ये बेसिक है, इसको हम इजीली चेंज नहीं कर सकते। ये संविधान में लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। आइए लिखा हुआ है, द पार्लियामेंट कैन नॉट इट्स ओवन चेंज दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट इसको, यानी कि जो संसद है, इसको इजीली चेंज नहीं कर सकती अकेले। अब चेंज कैसे होगा ये, इसको देखते हैं। मतलब संविधान में कुछ चेंज करना है ना, तो वो चेंज कैसे होगा इसको देखते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है, एनी चेंज टू इट हैज टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 यानी कि 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। अच्छा, पार्लियामेंट के 2 हाउसेज होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आप सर्च कर लें जाकर के, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो लोकसभा बेसिकली सेंटर को रिप्रेजेंट करता है और राज्यसभा बेसिकली स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, इस तरीके से, ठीक है। आप ऐसा बोल सकते हो, है ना। अब क्या होता है कि अगर आपको कोई भी आपको अमेंडमेंट लाना है, कोई भी चेंज करवाना है संविधान में, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज है ना, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा बताइए?
2/3 ऑफ द मेजोरिटी, उसको आपको 2/3 मेजोरिटी से आपको उसको पास करवाना पड़ेगा उस अमेंडमेंट को, उस रूल्स को। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं एज ए प्राइम मिनिस्टर मैं कुछ रूल्स को चेंज करना चाहता हूं संविधान में, तो मुझे क्या लेनी पड़ेगी, मुझे वहां से मंजूरी लेनी पड़ेगी। किसकी? दोनों हाउसेज में। कितनी मंजूरी लेनी पड़ेगी? 2/3, 2/3 ऑफ द मेजोरिटी। इसका मतलब एक सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल कि लोकसभा में फॉर एग्जांपल 400 मेंबर है। कितने मेंबर है लोकसभा में? 400 मेंबर। तो इसका 2/3 निकाल लो। क्या निकाल लो? 2/3। मान के चलो 2/3 आ रहा है 300। कितना आ रहा है? 300। तो 300 लोगों की कम से कम मंजूरी चाहिए। 300 लोग हाँ करने चाहिए कि हाँ ठीक है, अब क्या कर दो आप, इस बिल को चेंज कर दो, इस रूल्स को क्या कर दो आप, चेंज कर दो, इस तरीके से। और दोनों हाउसेज में चाहिए, वो लोकसभा में भी चाहिए 2/3 और राज्यसभा में चाहिए 2/3। ठीक है ना, इस तरीके से। अच्छा, ये तो हो गया, लोकसभा में पास हो गया, मान के चलो राज्यसभा में पास हो गया, 2/3 मेजोरिटी की मंजूरी मिल गई। अब इसके बाद एक और स्टेप है, वो क्या है बताइए? देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट्स। इसके बाद वो किसको भी हमको प्रेजेंट करना पड़ेगा, हमको वो चीज स्टेट्स के पास भी रिप्रेजेंट करनी पड़ेगी। जैसे 28 स्टेट्स हैं, तो कम से कम 14 स्टेट्स के क्या मिलनी चाहिए, मंजूरी मिलनी चाहिए। बिना स्टेट्स के आप चीजों कैसे चेंज कर दोगे? एक चीज बताइए मुझे, कोई स्टेट्स की पावर को चेंज करना है, तो क्या मैं बिना स्टेट्स की मंजूरी के चेंज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे स्टेट्स की मंजूरी भी चाहिए। ठीक है, तो दोनों हाउसेस की मंजूरी, इंडिया की जो पार्लियामेंट है उसमें, और स्टेट्स की मंजूरी भी चाहिए। कितने स्टेट्स की? कम से कम आधे स्टेट्स की। ठीक है, तो हमने क्या देखा बेसिकली? अच्छा, ये भी क्या बताइए, ये भी तो फेडरलिज्म का फीचर ही तो है। फेडरलिज्म में साफ साफ लिखा हुआ था, फीचर्स में क्या लिखा हुआ था कि हम इजीली क्या नहीं कर सकते, चीजों को चेंज नहीं कर सकते, कि दोनों का आपको क्या चाहिए, उसमें कंसेंट चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का भी और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी। तो आपका वही हो गया कि हम इजीली क्या नहीं कर सकते, पावर को शेयर चेंज नहीं कर सकते रूल्स को। तो आपका क्या कर रहा है बताइए? इंडिया फेडरलिज्म के इस वाले फीचर को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमने ये 3 चीजें और देखी। अब हमारे पास 2 टॉपिक और बचे हुए हैं, 2 पॉइंट्स और बचे हैं, जिसके बेसिस हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो उसको देख लेते हैं अपन। ठीक है, तो दोस्तों 2 फीचर या 2 पॉइंट ऐसे हो रहे हैं जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। अच्छा, कौन कौन से है वो देखते हैं। 6 पॉइंट, 5 हम कर चुके हैं, ये 6th है। क्या बोला हुआ है कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट मेक ए डिसीजन। अच्छा, आपको मैंने बताया था कि फीचर फेडरलिज्म का क्या बताया था, बताओ आपको याद हो तो, कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या होता है, डिस्प्यूट, है ना, तो वहां पे क्या करता है बताइए? जो हाईएस्ट जो कोर्ट होता है, सबसे ऊंचा कोर्ट, वो क्या करता है वहां पे उन डिस्प्यूट को क्या करता है, सुलझाता है, वहां डिसीजन लेता है। तो सेम चीज यहाँ पे इंडिया में भी है, सेम चीज यहाँ पे इंडिया में भी हो रही है कि क्या, कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या होता है, कोई भी डिस्प्यूट होता है, तो यहाँ पे क्या करता है, 2 कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो क्या करते हैं, उन दोनों के बीच में डिसीजन लेते हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है बेसिकली, ये जो पॉइंट है वो फेडरलिज्म के उस फीचर को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा? तो हम क्या बोल सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। इसके बेसिस हम क्या बोल सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। समझ में आता है? ये वाला हो गया। 7th क्या लिखा हुआ है, एक चीज बताइए आपको, क्या वो यहाँ पे याद हो तो 6th फीचर आपको याद हो तो क्या लिखा हुआ था वहां पे फेडरलिज्म के 6th फीचर में, कि दोनों जो गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, वो क्या करती है, टैक्सेस लगाती हैं, ताकि वो क्या हो सके, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी हो सके, मतलब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके, है ना। तो वो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो, द एसजी एंड सीजी हैव द पावर टू रेज रिसोर्सेज बाय लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन टू ईच ऑफ देम। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए, अपने अपने इश्यूज को सोल्व करने के लिए वो क्या करती है, पब्लिक पे टैक्सेस लगाती है। क्या लगाती है? टैक्सेस लगाती है, ताकि उनको क्या मिल सके, रिसोर्सेज मिल सके, यानी कि पैसा मिल सके, ताकि उनको क्या चलाना है, देश चलाना है ना भाई, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है, उनको पैसा चाहिए, तो क्या लगाएंगी, वो टैक्सेस लगाएंगी। ठीक है ना, तो ये उनके पास पावर होती है बेसिकली टैक्सेस लगाने की, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास। अच्छा, इनके बीच में पावर फिक्स है, डिवाइडेड है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जो दारू है, लिकर है, लिकर पे टैक्सेस कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेगी। टोल टैक्स कौन लेगा, मान के चलो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लेगी। जो आपका जीएसटी है वो कौन लेगा, डायरेक्ट टैक्स जीएसटी, वो जीएसटी लेगा आपका, कुछ पार्ट सेंट्रल लेगा, कुछ पार्ट स्टेट लेगा। डायरेक्ट टैक्स कौन लेगा, इनकम टैक्स, वो लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। इस तरीके से क्या करते हैं दोनों गवर्नमेंट, टैक्सेशन लगाते हैं पब्लिक पे, और इन दोनों के टैक्सेशन क्या है, डिवाइडेड है। और उससे क्या करते हैं, वो अपना पैसा कलेक्ट करते हैं अपने स्टेट को चलाने के लिए और अपने देश को चलाने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये वाला फीचर क्या कर रहा है बताइए, फेडरलिज्म के उस फीचर को सेटिस्फाई कर रहा है, 6th फीचर को। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इंडिया फेडरल कंट्री है इसके बेसिस पे। तो हमने क्या देखा अभी तक, हमने ये देखा कि
हमने क्या पढ़ा अब तक, 7 पॉइंट पढ़े, और 7 पॉइंट के थ्रू हमने ये देखा कि इंडिया क्या कर रहा है, फेडरलिज्म के सभी फीचर्स को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। तो मैंने आपको ये साबित कर दिया कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है और वो सातों के सातों फीचर्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आज के इतना ही, अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।